हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की आपकी जो लैंग्वेज क्लास होती है, देखते हैं हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब कुछ एक साथ। आज मैं बता दूं कि आज हम 15 प्रश्न देखने वाले हैं सिर्फ इंग्लिश के। और वो 15 प्रश्न आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको पता है कि इस वक्त जो है आपके स्पेशली इंग्लिश के लिए मैं क्वेश्चंस खुद तैयार कर रही हूँ, यानी कि कहीं से कोई रेफरेंस नहीं है, खुद से प्रिपेयर किया गया क्वेश्चन रहता है। तो बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल का है जो आपके एग्ज़ाम में आना है, फिर चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें इंग्लिश ग्रामर इसी स्टैंडर्ड की आती है बेसिकली। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लाइक शेयर करके और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, इफ़ यू डोंट गो आई विल इन्फॉर्म द पुलिस। ठीक है, अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, कर दूंगी, कुछ भी हो सकता है। इस सेंटेंस को ज्वाइन करके हम और कैसे लिख सकते हैं? गो फ्रॉम हियर आई विल इन्फॉर्म पुलिस, अनलेस यू गो आई विल इन्फॉर्म द पुलिस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, क्योंकि इफ़ लगा है कहीं ना कहीं और नॉट लगा है, निगेटिव वाला चीज़ लगा हुआ है। और यहाँ हमारा जो ए वाला ऑप्शन है, इसमें कहीं पे भी कुछ निगेटिविटी नहीं दिख रही, कुछ नॉट जैसा कुछ भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये नहीं धमकी नहीं दी जा रही है इस सेंटेंस में कि अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है अनलेस, क्योंकि अनलेस ऑटोमेटिकली अपने आप में निगेटिव या नॉट जो है वो जोड़ के रखता है। तो अनलेस यू गो आई विल इन्फॉर्म द पुलिस, तो यहाँ से जाओ, यहाँ से जब अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, वही सेंस निकल कर आ रहा है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। ही इज़ रिच बट नॉट हैप्पी। कुछ नहीं बताना है, आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। बेसिकली आप जब ग्रामर पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बाद जब आप वर्ड्स और सेंटेंस पे आते हैं, सबसे पहले आप ये पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अर्थ के आधार पे कई सारे तरह के होते हैं, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है रचना के आधार पे, वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। 3 प्रकार के आपके सेंटेंस हो जाते हैं। ये जो आपका सेंटेंस है वो है कंपाउंड सेंटेंस, जो कि किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ा होता है। इसको अलग किया जा सकता है, ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, इसको जो जोड़ देंगे तो बन जाएगा ही इज़ रिच बट नॉट हैप्पी। वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता कि अगर एक सेंटेंस दूसरे पे आधारित होता, ये इस पे आधारित होता, तो कहीं ना कहीं फिर ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता। लेकिन अभी हम इसको सेपरेट करके अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। अमरेश सिंह ब्लैंक स्टडिंग ऑन लर्निंग नीड ब्लैंक ईयर्स। दोनों ही ब्लैंक में क्या आएगा यहाँ पे देख लीजिए। हैज़ फॉर, हैज़ बीन सिंस, हैज़ सिंस या हैज़ बीन फॉर। सिंपल जो आपको टेंस पढ़ाया है मैंने ग्रामर में, थ्योरी में, उसी में से ये प्रश्न समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम उसके साथ हैज़ लगाएंगे। तो हैज़ सब में लगा है, लेकिन क्योंकि यहाँ वो हम देख रहे हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी, अगर सिर्फ हैज़ लगाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। यानी कि ये जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हैज़ बीन लगना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन आपके चले गए, इसको हटा दीजिए। हैज़ बीन सिंस, हैज़ बीन फॉर। तो यहाँ पे क्योंकि ईयर्स लिखा है, लेकिन कितने सालों से, एग्जैक्ट कौन कौन से साल है इसकी बात नहीं है, सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन कब से या कौन से साल से ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉर लगेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। अमरीश सिंह हैज़ बीन स्टडिंग ऑन लर्निंग नीड फॉर ईयर्स। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न पे। प्लूरल ऑफ वुड, ये एक दिन मैंने, क्योंकि आपको गोल्ड का प्लूरल पूछा था, उस वक्त मैंने समझाया था वुड का प्लूरल क्या होगा, कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा, तो यहाँ फटाफट से गेस कर लीजिए। जिन लोगों ने क्लासेस मिस की, जो लोग चैनल पे बिल्कुल न्यू है या पहली बार इस चैनल की क्लास देख रहे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। वुड का वुडी हो जाता है, ये उस दिन भी मेंशन किया था, क्योंकि अगर आप एस लगा दें कि वुडन लगा दिए तो मतलब लकड़ी का, कोई चीज़ लकड़ी की हो तो, ठीक है, मीनिंग चेंज हो जा रही है। वुड्स लगा देते तो इसका अर्थ हो जाता है छोटा जंगल, ना कि बहुत सारी लकड़ियाँ, छोटा जंगल हो जाता है, अर्थ बदल जाता है।
इसलिए उठका ऑडियो का बेसिकली मटेरियल्स में हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं उसका बहुवचन बनाते वक्त। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी आसान है। इसके बाद थोड़े और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। आई ब्लैंक अ ब्यूटिफुल ड्रीम लास्ट नाइट, सी, सीन, सॉ, वॉच्ड। तो बेसिकली सपना देखने के लिए हम सी यूज़ करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे लास्ट नाइट यानी कि बीती रात की बात हो रही है जो कि अब भूतकाल है, तो भूतकाल के लिए हम प्रयुक्त करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि आपका सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सॉ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आई सॉ अ ब्यूटिफुल ड्रीम लास्ट नाइट। ओके, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। द रेन, फिर ब्रैकेट में दिया है स्टॉप, व्हेन ही, फिर ब्रैकेट में दिया है अराइव। ब्रैकेट हटाना है और ये सिंपल आपका फर्स्ट फॉर्म ही लिखा है, कौन सा फॉर्म आएगा कैसा आएगा ये आपको यहाँ पे देखना है, बताना है। तो पहला सेंटेंस है द रेन स्टॉप्ड व्हेन ही अराइव्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन ही अराइव्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन ही हैड अराइव्ड, या फिर सारे ही रॉन्ग हैं, सारे ही गलत हैं। तो इस तरह का जब सेंटेंस होता है, मैंने आपको पहले बहुत पहले प्रैक्टिस सेट्स में कराया भी था, यही प्रश्न नहीं लेकिन कुछ मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट जो है ये बताया था कि जब कभी भी ऐसा आपका सेंटेंस होता है, यानी दोनों वैसे हो तो दोनों ही प्रक्रियाएं किस टेंस में रही हैं, पास्ट में रही हैं, भूतकाल में हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, एक पार्ट जो होता है वहाँ पे आप परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है वो आप सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होता है। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुँचा, क्योंकि अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देखिए, जब वह पहुँचा, व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुँचा, लास्ट में आ ई ए आ रहा है, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस, पहचान लिया। जब वह पहुंचा बारिश रुक चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी, जो चुका है, चुकी है, चुकी थे, चुका था, चुकी थे, है ना, ये सब कुछ आ रहा है। तो सिंपल आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में नहीं दिक्कत हो रही है, आप हिंदी ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाई गई है। ब्लैंक इज़ अ गुड हॉबी, क्या आना चाहिए, डांस इज़ अ गुड हॉबी, पेंटिंग इज़ अ गुड हॉबी, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डांस करना भी अच्छी हॉबी है और पेंटिंग करना भी अच्छी हॉबी होती है, सारे ही क्योंकि कला से रिलेटेड हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इज़ लगा है तो यहाँ पे हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जिस जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा, यानी कि जिसमें आईएनजी लगा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे अगर डांसिंग लिखा होता तो ये दोनों सही हो जाते, पर ये डांस लिखा है। डांस इज़ नॉट अ गुड हॉबी, पेंटिंग इज़ अ गुड हॉबी, ठीक है, डांसिंग इज़ अ गुड हॉबी नॉट डांस। ओके, समझ रहे हैं ना, मतलब आईएनजी लगा है तब उसके बाद इज लगा है। चूज करेक्ट स्पेलिंग, 4 स्पेलिंग्स दी हैं, एक सही है बाकी सारे गलत हैं। तो वर्तनी वाले ये आपको खुद पढ़ने होते हैं, खुद ही से देख लीजिए फटाफट से। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग जो होगी आपकी एरोड्रोम हो जाएगी। एरोड्रोम का अर्थ क्या होता है, हवाई अड्डा, जिसको आप एयरपोर्ट कहते हैं, उसको एरोड्रोम भी कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है। बाकी कार्डमम में ये डी के बाद ए लगना चाहिए था, इलायची, छोटी इलायची जो होती है उसको कहते हैं इंग्लिश में। डीजल की स्पेलिंग में आई के बाद ई लगना, सॉरी, आई के बाद ई लगना चाहिए था, ठीक है। फेरस में FERROUS होना चाहिए था। फेरस का मतलब होता है लोहे का, कोई भी चीज़ लोहे की बनी। बाकी डीजल का मतलब सबको पता है, जो फ्यूल हम गाड़ियों में डलवाते हैं। कार्डमम छोटी इलायची, एरोड्रोम हवाई अड्डा। ओके, एंटोनीम ऑफ वैनिटी, वैनिटी का आपको अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे वैनिटी का जो अर्थ होता है, सिंपल आपको एंटोनिम बताना है तो अर्थ तो पता ही होना चाहिए, वो होता है कहीं ना कहीं घमंड, गुरूर जिसे हम कहते हैं वो होता है, प्राइड जिसे कह सकते हैं वो होता है। इसका अपोजिट बताना है तो अपोजिट इसका हो जाएगा मॉडेस्टी, जिसे हम कह सकते हैं विनम्रता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इन, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न आज का मेरा फेवरेट है, क्योंकि बहुत ही रेयर आपको इस तरह का प्रश्न, आप कोई भी किताब उठा लीजिए आपको देखने को
बेसिकली नहीं मिलेगा किसी भी प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका आपको पता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, देन कंपैरेटिव डिग्री में, देन सुपरलेटिव डिग्री में। अब यहाँ पे ये जो है वो एडवर्ब है, पॉजिटिव डिग्री में इन जो है वो एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। जब हम इसको जाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में तो क्या बन जाएगा, ये इन मोस्ट भी बन सकता है, इनर मोस्ट भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बता रही हूँ जिसको आपको नोट डाउन ये कर लेना है या फिर याद कर लेना है। 5 एडवर्ब ऐसे होते हैं, 5 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं तो एडवर्ब रहते हैं, लेकिन जब ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं तब ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब वो 5 कौन कौन से हैं, एक तो आपका इन हो गया जो आपने देख लिया, एक आपका आउट हो गया, ठीक है, एक आपका अप हो गया, एक आपका हो गया फार, और एक लास्ट आपका हो गया फोर। ठीक है, तो अब बेसिकली ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव डिग्री में अभी जिस तरह से मैंने लिखे हैं उस तरह में एडवर्ब है। कंपैरेटिव बनेगा तो जैसे फार का बन जाता है फारदर और फारदेस्ट सुपरलेटिव में। ठीक है, आपका फोर जो बनता है वो फर्दर फर्देस्ट बनता है। ठीक है, फोर FORE लिखा है लेकिन FUR हो जाता है। इन का बता ही दिया है, इनर इनर मोस्ट या इनमोस्ट। आउट का आउटर या अटर मोस्ट या अटमोस्ट ये बन जाता है। अप का बनता है अपर या अपर मोस्ट, और ये जो बनता है सुपरलेटिव कंपैरेटिव ये बन जाता है एडजेक्टिव। याद कर लेना है ये पांचों वर्ड्स। इट इज़ शॉकिंग, शॉकिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। दैट सच अ मैन शुड बी माई फ्रेंड। इट इज़ शॉकिंग दैट सच अ मैन शुड बी माई फ्रेंड, मतलब ये बहुत शॉकिंग है कि ऐसा आदमी मेरा दोस्त होना चाहिए, हो सकता है, पता नहीं। इसको आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, असर्टिव में है, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करिएगा। वाई सच मैन शुड बी माई फ्रेंड, सच अ मैन एंड माई फ्रेंड, हाउ सच अ मैन कैन बी माई फ्रेंड, ऑल ऑफ दिस। मुझे लगता है सेंटेंस को पढ़ने का बोलने का जो एक्सप्रेशन था उससे आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। तो क्योंकि हमें एक्सक्लेमेटरी में यानी कि बहुत ही हैरान जैसा आश्चर्य वाली बात प्रकट हो, आश्चर्य वाली जो फील है वो आए, ये दर्शाना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब मैं इसको बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊंगी भी तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट होने वाला है कि सच अ मैन एंड माई फ्रेंड। मतलब कभी कभी होता है ना, किसी ने मान लीजिए कि आप कोई है, कोई भी पर्सन है जो भी हो सकता है, तो किसी ने कहा कि वो आप दोनों तो फ्रेंड है ना, तो आपने ये और मेरा फ्रेंड, हाँ मतलब ये और मैं नेवर, है ना, ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं ना अपनी रियल लाइफ में कोई बातचीत में, यानी कि जिसका कोई मैच नहीं हो सकता है, जो पॉसिबल नहीं है, उसको दर्शाने के लिए आप ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं, इस तरह से बोलते हैं, ऐसा इंसान और मेरा दोस्त। यही चीज़ है सच अ मैन, ऐसा इंसान और मेरा दोस्त। हैरान हो रहे हैं। अब इसको जब यहाँ पे असर्टिव में होता है चेंज करते हैं, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा अपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये दिया और बोले असर्टिव में चेंज करिए, तो ध्यान दीजिएगा जब एंड लगा होता है सच अ मैन एंड माई फ्रेंड, तब वहाँ पे हम इट इज़ लगा के यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये शॉकिंग है, ऐसा मैन मेरे दोस्त नहीं हो सकता, तो इट इज़ शॉकिंग दैट सच अ मैन शुड बी माई फ्रेंड, तो शुड का यूज़ करते हैं, इट इज़ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लैंक यूलॉजी, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, आर्टिकल ए एंड द और नथिंग रिक्वायर्ड, इनमें से कुछ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को सभी लोग फटाफट से, और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, आप सब तो हैं ग्रुप्स में इधर उधर, तो प्लीज़ कर दिया करिए, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका जो सही आंसर क्या होगा वो क्या होगा। यूलॉजी है, य से प्रोनाउंस हो रहा है यूलॉजी, तो आपका यहाँ पे ए आना चाहिए। अब यहाँ पे चलिए एक वर्ड मिला है नया यूलॉजी, तो उसको भी हम समझ लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है याद कर लीजिएगा। तो यूलॉजी मतलब होता है प्रशंसा भाषण। कई बार होता है ना, क्योंकि भाषण दी जाती है उसमें बेसिकली टारगेट क्या रहता है, किसी की प्रशंसा करना, कोई पार्टी है या कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो प्रशंसात्मक भाषण जो होता है उसे यूलॉजी कहते हैं हम। ब्लैंक यू फेस द SP, क्या आना चाहिए यहाँ पे आपका मॉडल, मस्ट यू फेस द SP, डेयर यू फेस द SP, शुड यू फेस द SP, और यूज्ड टू फेस द SP, यूज्ड टू यू फेस द SP, सॉरी।
तो मतलब कि एसपी का सामना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्वेश्चन मार्क लगा है ना, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो एसपी ठीक है, एक बड़ा अधिकारी है, उसका सामना, उसके सामने खड़े होने की, उसका सामना करने की, उससे पंगा लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हिम्मत वाली चीज़ बतानी है तो डेयर लग जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो इस सिचुएशन में दिखाया जा रहा है इस सेंटेंस को, उसके हिसाब से यहाँ पे डेयर आना चाहिए। थोड़ी सी आपको अपनी कॉमन सेंस का यूज़ तो देखिए करना ही पड़ेगा। विच लेटर इज साइलेंट इन, अब ये पढ़ के नहीं बताऊंगी वरना आप जान ही जाएंगे क्या साइलेंट है। तो यहाँ पे CHALK लिखा है, जो कि एक काफ़ी फेमस वर्ड्स है, हम टीचर्स के लिए तो बहुत ही फेमस है। इनमें एक लेटर जो है वो साइलेंट है, जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो क्या है, HLC और A। तो सही आंसर होता है यहाँ पे आपका L। इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसको पढ़ते हैं चौक, चौक, चौल्क नहीं पढ़ते हैं, चाल्क नहीं पढ़ते हैं, L का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। वॉज इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू ब्लैंक इन इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, खुद से बनाया हुआ है। जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे इसके नरेशन के, वही चीज़ यहाँ से उसी क्वेश्चन बना के यहाँ पे पुट किया है कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में होता है, तो आपको पता है कि जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस या उसकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त। तो अगर डायरेक्ट में वॉज लिखा है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसकी जगह पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वर, हैड बीन, इट्स शुड बी बीन, एन है ये, ठीक है, वुड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हैड बीन में हम चेंज करते हैं वॉज को। क्लियर, वॉज वर कुछ भी हो हम उसे हैड बीन में ही चेंज करते हैं। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है प्लीज़ गो एंड चेक, आपकी इंग्लिश की तो काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी है, ग्रामर की अलग है, प्रैक्टिस सेट्स की अलग है, लैंग्वेज की जो है हमारी है ही, जिसमें आपको सारे सब लैंग्वेज एक साथ मिल रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर करिएगा। सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी पेडागॉजी की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप। So yes, thanks for watching. Keep studying and bye bye.